नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आज हमारी बातचीत हो रही है नाइट फ्रैंक इंडिया के रिसर्च हेड विवेक राठी से। विवेक जी, स्वागत है आपका। हाल ही में आपकी रिपोर्ट आई Q1 की, उसमें खासकर हमने देखा रेसिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल ने ज्यादा बाजी मारी है। क्या है हाइलाइट्स? तो हमने कमर्शियल ऑफिस स्पेस और रेजिडेंशियल की इसमें असेसमेंट की है। कमर्शियल स्पेस एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। हम बात कर रहे हैं टॉप 8 शहरों की, जिनमें जो ऑफिस डिमांड है, ट्रांजैक्शन है, वो 28 मिलियन स्क्वायर फीट के लेवल पर है। 70-75% की ग्रोथ आई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। उसी के मुकाबले अगर आप रेजिडेंशियल स्पेस देखें, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल स्टेबिलिटी का है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का नहीं है। जो हम क्योंकि हम ऑलरेडी 5वें-6ठे ईयर में हैं इस रेजिडेंशियल साइकिल के, और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर के, एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के, प्रॉपर्टी एक्विजिशन कॉस्ट को लेकर के, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा मंदा हुआ है रेजिडेंशियल सेगमेंट में। बट ओवरऑल रेजिडेंशियल और ऑफिस दोनों ही एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है मार्केट हेल्थ को लेकर के। ऑफिस स्पेस की जहाँ तक बात करें तो क्योंकि ऑफिस स्पेस में जो इतना उछाल हमने देखा है डिमांड को लेकर के, रेंटल्स को लेकर के, यहाँ पे हुआ ऐसा है कि अगर आप लास्ट 1-1.5 साल की बात देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी ने बहुत रीजनेबल परफॉर्म किया है, बहुत रेजिलियंस देखने मिला। 2.8-2.9% की ग्रोथ हमने देखी ग्लोबल इकोनॉमी में, कंपेयर टू एन एक्सपेक्टेशन कि भाई रिसेशन आ सकता है 2 साल पहले, 3 साल तक जो था। तो इसी के मद्देनजर ऑफिस स्पेस में जो GCC जो सेगमेंट है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वो कंपनियां हैं जो विश्व भर से, पर्टिकुलरली US में या यूरोप के कुछ देशों से इंडिया की जो टैलेंट अवेलेबिलिटी है, टैलेंट प्रॉमिस है, उसको कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आकर के ऑफिस स्पेसेस सेटअप कर रही है। और ये जो ट्रेंड है लास्ट कई सालों से ऐसे चल रहा है, लेकिन लास्ट कोविड के बाद से ये ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। और बहुत बड़ा बेनिफिट है टैलेंट की अवेलेबिलिटी का और टैलेंट की कॉस्ट का, जिसके वजह से कंपनियां वैल्यू देख रही है इंडिया में GCC सेटअप करने के लिए। इसी के साथ में अगर डोमेस्टिक बिजनेस का माहौल देखें तो माहौल पॉजिटिव रहा है। यस, GDP ग्रोथ रेट्स 9.2% के कंपैरिजन में आज 6.5% की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट है। तो इस वजह से ओवरऑल माहौल डोमेस्टिक लेवल पर भी सपोर्ट किया और ग्लोबल लेवल पर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा GCC सेटअप करने के लिए, जिसके वजह से हमने देखा ऑफिस स्पेस में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम GCC की बात कर रहे हैं, हम ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ले-ऑफ्स भी हो रहे हैं। क्या उसमें IT का जो सेगमेंट है, क्या उसमें हमें आगे जाके कोई इम्पैक्ट दिखेगा? इनफैक्ट हमने ये देखा कि जो थर्ड पार्टी IT सर्विसेज भी है, जो प्योर IT कंपनीज है, दूसरे सेक्टर्स की बात अगर हम नहीं भी करें तो वहाँ पर भी डिमांड बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले क्वार्टर या 1 साल पहले के कंपेरिजन में। क्योंकि हायरिंग भी फिर से शुरू हुई है और जो वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर है वो और स्ट्रॉन्ग हुआ है लास्ट 1 साल में कंपेयर टू 1-2 साल पहले के कंपेरिजन में। तो ले-ऑफ्स की हियर एंड देयर कुछ हो सकती है बातें, लेकिन अदरवाइज हमने ब्रॉड लेवल पर ऐसा कोई श्रिंकेज देखा नहीं है एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर, जिसके वजह से ऑफिस स्पेस डिमांड कम हो जाए। तो ओवरऑल IT स्पेस का शेयर भी इस साल बढ़ते हुए दिखा। लास्ट ईयर हमने देखा था करीब 11% का कंट्रीब्यूशन था, इस बार करीब 20% का कंट्रीब्यूशन आया थर्ड पार्टी IT सर्विसेज। विवेक जी, हमने रिपोर्ट में देखा कि रेसिडेंशियल में खासकर 50 लाख से 1 करोड़ के घर हैं, वहाँ पे बहुत गिरावट देखी गई है। लॉन्चेस भी कम हुए, लेकिन लग्जरी 5 करोड़ या 10 करोड़ के ऊपर के जो घर हैं, अभी भी वहाँ पे लॉन्चेस भी हो रहे हैं और डिमांड ज्यादा दिख रही है। लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगी और कब तक ये वापस अफोर्डेबल सेगमेंट रिवाइव होगा? देखिए, आपका सवाल एकदम सही है, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि जो बॉटम ऑफ पिरामिड है वही सपोर्ट करेगा मार्केट को। लेकिन लास्ट 5 सालों का अगर आप ट्रेंड देखें तो उसमें एक चीज कांस्टेंट रही है, जो होम बायर्स की परचेज की जो डिजायर है, ठीक है, वो अक्रॉस सेगमेंट, चाहे जो 50 लाख का घर खरीदने का इच्छुक है या 5 करोड़ का घर खरीदने का इच्छुक है, उन सभी की जो डिजायर है वो है, लेकिन एबिलिटी है सबकी अलग अलग हिसाब से मूव की है, ठीक है। और इसी में अगर हम देखते हैं जो हायर सेगमेंट्स हैं
वहाँ पे इन कंज्यूमर्स की एबिलिटी भी है बिकॉज ऑफ द वेल्थ क्रिएशन दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट से 3-4 ईयर्स। अगर आप देखें सारे ही एसेट क्लासेस है उनमें अच्छी अप्रिसिएशन देखने मिली, चाहे गोल्ड की बात करें, इक्विटीज की बात करें, बिजनेस वैल्यूएशंस की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, ठीक है। तो फिक्स्ड इनकम में भी बहुत अच्छा रिटर्न रहा है। तो इस वजह से जो भी सेगमेंट्स हैं जो वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं उन कंज्यूमर्स की एबिलिटी और डिजायर दोनों रही, इसकी वजह से वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और करेंगे, ये समझ में आता है। लेकिन जो लोअर सेगमेंट है उनके लिए प्राइसेस रिवाइज हो गई है कई मार्केट्स में। आज हम बात कर रहे हैं 50 से 70% हायर प्राइस लेवल्स की 5 साल पहले के कंपैरिजन में। इसी के साथ में इंटरेस्ट रेट है वो भी 2 से 2.5% बढ़ गई है अपने लोएस्ट लेवल पर जो थी। अब ठीक है कुछ कम होने का ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी वो कंपैरेटिवली हायर लेवल पे है। जब मार्केट ने शुरुआत की थी 2021-22 में स्ट्रॉन्ग सेल्स मोमेंटम को लेकर के, और इसी डिमांड को के उभरते हुए ट्रेंड को देख करके डेवलपर्स ने भी अपना जो भी फोकस है वो प्रीमियम सेगमेंट में रीओरिएंट कर दिया है लास्ट 3 सालों में, क्योंकि वहाँ पे सेल्स वेलोसिटी भी अच्छी रही है, प्लस प्राइस ग्रोथ के चलते जब प्रोजेक्ट शुरुआत की थी और जब प्रोजेक्ट एंड कर रहे हैं तब हायर लेवल्स पे वो बेच पा रहे हैं इन्वेंट्री को। इसका रिजल्ट ऐसा होता है कि बेटर मार्जिन्स एंड बेटर आरओआई इन टर्म्स ऑफ डूइंग द प्रीमियम प्रोजेक्ट्स कंपेयर टू द लोअर सेगमेंट प्रोजेक्ट्स। और इसीलिए डिमांड सप्लाई सभी का रुझान हायर सेगमेंट्स में है। लोअर सेगमेंट्स में अभी एक तरीके की श्रिंकेज जो चल रही है लास्ट 3-4 सालों में वो और एक्टिवेट हुई है। कब तक चलेगा ये जरूर है कि भाई लंबा रनवे तो हमें लोअर सेगमेंट से ही मिलेगा, मिड सेगमेंट से ही मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे पार्टिसिपेशन आना जरूरी है। कस्टमर्स है हमारे पास में यहाँ पर इस सेगमेंट में, लेकिन क्या आज की लैंड प्राइसेस है, क्या आज के जो इंटरेस्ट रेट्स है, क्या और कोई फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है जो कस्टमर्स को, उसको लेकर के क्या प्राइवेट सेक्टर बना पाएगा? अगर बना पाएगा तो फिर यहाँ पर डिमांड बहुत है, लेकिन अभी के लिए ये सारा हायर सेगमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड है। और जो मार्केट के ओवरऑल जो नंबर्स को देखकर ये समझ में आ रहा है कि कोई ट्रबल नहीं है इस सेगमेंट में, खास करके अगर हम ओवरऑल बात करें तो, जिसकी वजह से डेवलपर्स भी अपना रीओरिएंटेशन कर लें कि भी प्रीमियम को छोड़कर हम फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी चले जाएं, उसके लिए समय लगेगा। आपने इंटरेस्ट रेट की बात छेड़ी है तो मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूंगी क्या एक्सपेक्टेशन है इस आरबीआई पॉलिसी से? तो इन्फ्लेशन एक बड़ा फैक्टर रहता है जिसके बेस पे गवर्नमेंट आरबीआई डिसाइड करती है। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली इन्फ्लेशन लेवल्स कम हुई है, इंडिया में भी कम हुई है। आई थिंक 3.6-3.7% का इन्फ्लेशन लेवल है। कोर सेक्टर इन्फ्लेशन है वो रिलेटिवली हाई है, 4-4.25% है, लेकिन अंदाज यही लग रहा है अभी कि ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि काफी ग्रोथ में रिडक्शन आया है। 9.2% जो था FY24 में, अब हम बात कर रहे हैं 6.5% की, राइट। तो अब अटेंशन की जरूरत है कि हम जो भी पॉलिसी मेजर्स ले सके, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत या कोई दूसरी फिस्कल पॉलिसीज के तहत, उनको लेकर जहाँ पर भी अटेंशन की जरूरत है वहाँ पर हम अटेंशन दें। तो इसी के मद्देनजर एक्सपेक्टेशन यही है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है। मे बी बहुत जल्दी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ग्रेजुअल हो, स्पेस्ड आउट हो। जो हमने देखा है यूएस में भी वही हुआ है, जो सोचा था उस इंटेंसिटी में या उस स्पीड पे नहीं हुआ, लेकिन रुझान नीचे का ही है। इनफैक्ट अगर हम देखें 10 ईयर जीओआई बॉन्ड यील्ड्स है वो ऑलरेडी कम हो चुकी है लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के कंपैरिजन में, 25 से 30 बेसिस पॉइंट्स कम हो चुके हैं। तो अंदाज यही है कि लाइकली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स कम होगी। कम होती है तो जो भी तबके हैं कंज्यूमर्स के जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स की सेंसिटिविटी हाई है, 50 लाख या 1 करोड़ तक के घरों में, वहां पर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कस्टमर्स को, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और उनकी परचेज एबिलिटी मॉर्गेज सपोर्ट पर डिपेंड होती है, क्योंकि उनके पास में कोई बहुत ज्यादा सरप्लस सेविंग्स नहीं होती है दूसरे एसेट क्लासेस में जिसको वो रीचैनलाइज करके अपनी परचेज इंटेंशंस फुलफिल कर पाएं। तो इसलिए ये सेगमेंट बहुत खास तरीके से इन्फ्लुएंस होने की एक्सपेक्टेशन है। सबका एक मेजर कंसर्न 2 दिन में ऐसा बना है कि अब घर महंगे होने वाले हैं, रेट बढ़ गया है। वहीं हम देख रहे हैं बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के चक्कर में है, तो क्या इससे घर महंगे होंगे? तो
रेडी रेकनर की रेट्स बढ़ने की वजह से, जैसे हमने कई राज्यों में देखा रेडी रेकनर की रेट्स बढ़ी है। पहली चीज तो ये है कि रेडी रेकनर होता क्या है, ये गवर्नमेंट का वैल्यूएशन का पैमाना है और ये मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करता है, लीड नहीं करता है। तो पहले अगर मार्केट में रेट्स बढ़ गई है या चेंज हो गई, कम हो गई है, तब फिर गवर्नमेंट भी उसका मुआयना करके रेडी रेकनर रेट्स पे वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है। अब अगर आप देखें लास्ट रिवीजन से लेकर के आज तक, तो मार्केट रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, रेडी रेकनर रेट्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है इन कंपैरिजन। ठीक है, एवरेज में आई थिंक हम 4.5-5% की बात कर रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, कुछ जगह है जहाँ पे 8-10% की ग्रोथ आई है, लेकिन ये मार्केट रेट से कम है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कितना आएगा? लोवेस्ट से हाईएस्ट बैंड में करीब समझ लीजिए 0.2 से 0.5% आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ओवरऑल प्रॉपर्टी की, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे कितनी रेडी रेकनर रेट डिवाइस हुई है। तो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ गया है रेडी रेकनर रेट्स की वजह से? यस, बढ़ाई है, क्योंकि अब आपको जो स्टैम्प ड्यूटीज है वो हायर रेट्स पे देनी पड़ेगी कई जगहों पे। मतलब अगर 1 करोड़ का घर लिया तो कितना रेडी रेकनर से इजाफा हो जाएगा? तो एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा, बट अगर आप 1 करोड़ के घर की बात करें तो करीब 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट तो जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या ये डील ब्रेकर है? नहीं, डील ब्रेकर नहीं है ये, क्योंकि ये एक वन टाइम कॉस्ट है और इससे ज्यादा बड़े फैक्टर्स हैं, चाहे वो इनकम स्टेबिलिटी, इनकम ग्रोथ को लेकर के हो, या फिर वो मॉर्गेज की अवेलेबिलिटी को लेकर हो, या मॉर्गेज कॉस्ट को लेकर के, होम लोन की ब्याज दरों को लेकर के, प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेकर के। तो यस, लेकिन ये जरूर है कि ओवरऑल जैसे अगर हम क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें लास्ट 4 से 5 सालों में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है प्रॉपर्टी की वो जरूर बढ़ी है प्राइसेस बढ़ने की वजह से, प्लस इसी के साथ में जो कई जगहों पे स्टैम्प ड्यूटी रेट्स बढ़ गई, साथ में रेडी रेकनर रेट्स भी रिवाइज हुई है। तो इन वजह से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जरूर बढ़ा है और सारे सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स को इसको बहुत ही क्लोजली अलाइन करना पड़ेगा कि आज के कस्टमर के लिए क्या टाइप की प्राइसिंग सही है, क्या टाइप का प्रोडक्ट सही है। ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकता। और वही अब नया टैरिफ यूएस ने लगा दिया है, इससे भारत पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कमर्शियल और रेसिडेंशियल पे कितना असर पड़ेगा? क्या कोई असर पड़ेगा? तो देखिए, रेजिडेंशियल सेगमेंट की जहाँ तक बात करें, हम रेजिडेंशियल सेगमेंट में तो हम अलाउ भी नहीं करते हैं फॉरेनर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो फिर कोई चेंज होता नहीं है, राइट? इट्स मोस्टली डोमेस्टिक सिटीजन ड्रिवन। रेजिडेंट ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में यस हमारे काफी ताल्लुक है ग्लोबल मार्केट से, पर्टिकुलरली यूएस से, एंड काफी हद तक यूरोप के कई कंट्री से, जहाँ से कंपनियां आकर यहाँ पर ऑफिस पे सेटअप करती है या हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी का जो भी टैरिफ की हम बातें कर रहे हैं, ये गुड्स एक्सपोर्ट की बात है। इंडिया में जो भी एक्टिविटी रही है वो मोस्टली सर्विसेज एक्सपोर्ट को लेकर के रही है, चाहे वो BFSI सर्विसेज हो, IT सर्विसेज हो, या दूसरे और तरीके की आउटसोर्सिंग एबिलिटीज की आउटसोर्सिंग हो। वहां पे ये टैरिफ का कोई मुद्दा ज्यादा लगेगा नहीं। जो जिन सेगमेंट्स में टैरिफ का लगेगा, चाहे वो टेक्सटाइल हो या स्पाइसेस हो या दूसरी ऐसी सेगमेंट्स है, वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स है वहां पे कुछ आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कैसी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया की चेंज होती है विज़ावी अदर मार्केट्स विच आर इन द सेम स्पेस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू द यूएस, राइट? क्योंकि ये खाली इंडिया के लिए उठाया हुआ कदम नहीं है यूएस द्वारा, ये कई सारी कंट्रीज के लिए हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि रिलेटिव बेसिस पे इंडिया की पोजीशन कुछ सेगमेंट्स में बेहतर हो गई हो, लेकिन अभी तक जो भी एस्टिमेट्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के, उस हिसाब से 0.2 से 0.5% इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज का। तो लाइक आई सेड कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस या रेजिडेंशियल स्पेस में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और हमारे साथ चर्चा में। थैंक यू।